जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनियन बजट जो है वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। यूपी का बजट जो है वो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अब ये दोनों ही उसको एक दो दिनों में कंबाइंड करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग एक साथ भी देख लीजिएगा, तो तुलना भी हो जाएगा और आपका एक बार में तैयार भी हो जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर किया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डेटा के पीछे परेशान नहीं होना है। जितने काम के फैक्ट्स और डेटा हैं वो इस वीडियो में शामिल किया गया है उन्हें। आप इतना ही इन्हें 3-4 बार 5 बार पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो आपका आरओ का पेपर हो, चाहे आप बीपीएससी भी देने जा रहे हो। इस बजट के वीडियो से आपका सारे जगह काम पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना 2025 का ये एक थीम या विषय के साथ पेश किया गया, जिसमें ये बोला गया कि सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना है और प्रोत्साहन मिले भी। ऐसा करने के लिए कौन सा थीम या विषय को चुना गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है: सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण या सबका सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबका विकास। तो केंद्रीय बजट का जो थीम या विषय था वो था सबका विकास। ध्यान रखिएगा। और ये जो तेलुगु कवि हैं उनकी बातों को उच्चारित करते हुए, उनकी बातों को बोलते हुए, और ये सबका विकास जो थीम है वो अपने बजट में शामिल किया गया है। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से इनमें से कौन सा वो 4 इंजन नहीं है हमारे विकास की जर्नी का? तो देखिए, इसमें ये बोला गया कि 4 ऐसे ग्रोथ इंजन्स हैं, 4 ऐसे इंजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी विकास यात्रा के लिए। एक बार आप समझ लीजिए स्टोरी फॉर्मेट में, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। वो कौन से 4 मुख्य इंजन हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेती। तो मान लीजिए कि कुछ किसान हैं, उन्होंने सबसे पहले किया खेती। तो पहला जो इंजन है ग्रोथ के लिए, विकास के लिए अपने बजट के हिसाब से, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। उसके बाद जब खेती हुई गेहूं की, उसके बाद गेहूं बटोरा गया और पैसे थोड़े आए। अब सबका मन हुआ कि चलो आटा चक्की खोलते हैं। तो आटा चक्की में आप प्रोसेसिंग करेंगे, उसे पीसेंगे गेहूं को, और उसे आप किस श्रेणी में डालेंगे? उसे आप डालेंगे एमएसएमई के सेक्टर में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की श्रेणी में उसको डालेंगे। तो दूसरा जो अपना ग्रोथ इंजन है सेकंड नंबर पे, वो है एमएसएमई। अब आपने ठीक ठाक एक आटा बनाने वाली कंपनी आपने खोल ली, गेहूं भी आप उगा रहे हैं और उसके बाद आटा भी पीस रहे हैं, आटा भी अपने पास पीस के रखा हुआ है आपके पास। अब आपका ये मन हुआ कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो जब बिजनेस को बढ़ाना होगा, और भी जगह पे प्लांट या अपने प्रोडक्शन को लगाना होगा, कंपनी को बढ़ाना होगा, तो आपको करना होगा निवेश। तो तीसरा जो अपना ग्रोथ इंजन है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। और जैसे ही आप निवेश करेंगे, कंपनी आपकी बड़ी होगी, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा में आटे का उत्पादन कर रहे होंगे। तो आपका मन होगा कि चलो ठीक है, इसकी खपत जो है, वो कंजप्शन जो है वो अपने देश में तो हो रही है, कुछ एक्सपोर्ट भी करके कमाते हैं डॉलर्स में। तो आप निवेश करने के बाद क्या करेंगे? निर्यात की तरफ जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो चौथा जो ग्रोथ इंजन है वो है आपका एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या नहीं है? 4 इंजन जो विकास की यात्रा के लिए 4 इंजन चाहिए हमें, वो कौन सा नहीं है इसमें? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी। इंजन कौन सा? एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा कौन सा है? एमएसएमई। तीसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। और चौथा कौन सा है? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। वो राज्यों के साथ मिलके इसे कितने राज्यों में, कितने जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़े, खेती की फसल जो है ज़्यादा अलग अलग तरह की फसलों का विविधीकरण आप कर पाएँ, अलग अलग तरह के फसल उगा पाएँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाएँ, और भी उसके कई सारे लक्ष्य हैं, पर्पस हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा 100 जिलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नमेंट जो है कितने वर्ष का एक मिशन लॉन्च करेगी आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए? जो दलहन है उसमें आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में दाल को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है कम होता है, हम पैसे अपने बाहर भेज रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए अपने देश में, कि दाल के लिए हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो 6 साल का, 6 ईयर का एक मिशन दलहनों में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश।
देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन अभी तक मिलता है। तो सवाल यही है कि इस लोन लिमिट को कितने लिमिट तक बढ़ा दिया गया है। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो 3 लाख की जगह अब कितने तक का ऋण आप ले सकते हैं। और ये किया गया है संशोधित ब्याज अनुदान योजना यानी कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट के तहत। तो अब आप 5 लाख रुपए तक का जो लोन है, देखिए यहाँ पर जूम करके इसको पढ़ेंगे तो 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया लोन लिमिट। तो संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अटल टिंकरिंग लैब्स अगले 5 साल में सरकार कितने स्कूलों में खोलेगी? तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से जो फिस्कल डिफिसिट है, जिसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, वो अपने जीडीपी के कितने परसेंट है ये आपको बताना है। यानी कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो वो है 4.4% ऑप्शन। और पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे 2024-25 में, जो अभी तो ये बजट का एक एस्टीमेट होता है, एक बजट का अनुमान होता है, जब साल खत्म वाला होता है, क्योंकि देखिए बजट जो है वो तो इस साल पेश हो गया 1 फरवरी को। कब से कब के लिए? ये वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। तो अभी साल खत्म होने में 2 महीना बचा था ना, फरवरी और मार्च, 2 महीना बचा हुआ था। तो फिर से लास्ट में जो पिछले साल का बजट का एक अनुमान था, एस्टीमेट था, उसको लास्ट में थोड़ा सा संशोधित किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो उसके हिसाब से रिवाइज एस्टीमेट अगर आप देखेंगे तो ये 2024-25 के जीडीपी का 4 का फिस्कल डिफिसिट, और इस साल अगर आप देखेंगे तो ये अब है 4.4%। पिछली बार कितना था? 4.8%। और ये डायग्राम है, इसको क्वेश्चन लोग आगे देखेंगे। फिस्कल डिफिसिट 4.4%, रेवेन्यू डिफिसिट 1.5%, प्राइमरी डिफिसिट 0.8%। ये 3 चीज़ कम से कम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जितना खर्चा टोटल बजट का होता है वही बजट का आकार या बजट का साइज होता है। तो क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर और द टोटल साइज ऑफ द यूनियन बजट 2025 एंड 26? यानी केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय या कुल आकार क्या है? तो वो है 6 लाख करोड़, यानी कि 50 लाख करोड़ इतने बजट का आकार है, कुल अपना व्यय है, खर्चा है। ये पिछले साल के बजट से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो ये 7.5% के आसपास ज़्यादा है। पहले लगभग याद किया करिए, उसके बाद एग्जैक्ट याद किया करिए। तो 7.5% के आसपास ये पिछले साल के बजट से ज़्यादा अनुमानित है, यानी 7.4% है। फिस्कल ईयर 2025-26 के आसपास टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग्स इज एस्टिमेटेड एट। देखिए, जितना भी सरकार को कुल प्राप्तियां होंगी, मतलब कुल मिला के जितने भी सरकार आएंगे, उसमें वो पैसा जो उधार का नहीं है वो कितना है, ये आपको बताना है। यानी सरकार के पास देखिए 2 तरीके से पैसे आते हैं। एक तो वो उधार लेंगे, बोरोइंग होगी उनकी, तो जो वो आज उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, उसका ब्याज उनको आगे भरना पड़ेगा। और एक पैसा उनके पास आएगा बिना ब्याज लिए। कैसे? जैसे टैक्स है, टैक्स सरकार के ऊपर कोई ब्याज है नहीं, सरकार के पास टैक्स के पैसा आएगा। सरकार अगर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में अपनी भागीदारी कम करती है, अपना कुछ प्रतिशत हिस्सा बेचती है, उससे सरकार को पैसा आएगा। सरकार कहीं से कुछ फीस ले रही है, पेनाल्टी है, अलग अलग चीज़ें, वहाँ से सरकार को पैसे आते हैं। तो सवाल यही, तो जो भी पैसे आएंगे बिना उधार वाले, वो लगभग कितने होंगे? वो 34 इसमें लगभग 34.96 लाख करोड़ के आसपास होगा। इस बार के यूनियन बजट में कितने रुपए तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिली है? कि अगर आपका इतने तक की साल की अर्निंग है, इतना रुपया आप कमा रहे हैं साल में, तो आपको इनकम टैक्स के स्लैब से बाहर रखा जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होगा। इससे ज़्यादा कमाएंगे तब आप इनकम टैक्स पे करेंगे। तो वो है 12 लाख रुपया प्रति वर्ष। यानी अभी जो है इनकम टैक्स की छूट की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब देखिए, 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास सैलरी वगैरह आती है, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है एक तरह का, उसमें 75,000 रुपये तक आप और उसमें अपना टैक्स जो है बचा सकते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि साल का 12,75,000 रुपया आप बचा सकते हैं। मतलब 12,75,000 रुपये तक की अगर आपकी आमदनी है तो इनकम टैक्स बचेगा, इनकम टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये एक चार्ट है
इसमें ये आइडिया हमें लग जाएगा कि रुपया कहाँ से आ रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है। तो देखिए, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सरकार के पास जो भी आमदनी आ रही है उसको अरेंज करना हुआ कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है आमदनी, सबसे कम कहाँ कहाँ से आ रही है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जो सरकार उधार ले रही है या जो भी सरकार कहीं से कर्ज ली हुई है वो 24% है, यहाँ से पैसा आ रहा है। इनकम टैक्स यानी कि सारे टैक्स में सबसे अधिक सरकार को कौन से टैक्स से पैसा आता है, इनकम टैक्स से आता है 22%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो वो 5%। जीएसटी और बाकी टैक्सेस की बात करें तो 18%। ये आपको समझ में आ गया। और कॉरपोरेशन टैक्स 17%। रुपया जा कहाँ रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ये ब्याज जो है वो लगभग 25.17% है। 25% अपने रुपये का जितना भी हिस्सा है वो पिछले लिए गए कर्ज के ब्याज में जाता है। तो आप समझिए, सरकार ने पिछले साल तक अभी तक जितना भी कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज आपको भरना पड़ेगा हर साल। तो 1 रुपया जो सरकार की कमाई है, हर 1 रुपये के लिए 25 पैसा सरकार को ब्याज में देना पड़ रहा है। यानी कि उसके पास, सरकार के पास सिर्फ 75 पैसे बच रहे हैं जो वो अपने देश के अंदर खर्च कर सकता है। और बाकी आप देखिए, इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, राज्यों का जो शेयर है टैक्स का वो सरकार को देना पड़ता है। इसीलिए 15, 16 फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बनता है। विच सेक्टर गॉट द लार्जेस्ट एलोकेशन यूनियन बजट 2025-26, यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन हुआ है पैसे का। तो सबसे अधिक इस बार पैसा गया है डिफेंस में, रक्षा बजट में। सेकंड नंबर पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, थर्ड पे रेलवेज है, फोर्थ पे होम अफेयर्स है। तो डिफेंस को लगभग 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है। दूसरे नंबर पे सड़क परिवहन और राजमार्ग यानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। तीसरे नंबर पे रेलवे का बजट है और चौथे नंबर पे गृह मंत्रालय यानी कि होम अफेयर्स का बजट है। अब देखिए, कभी कभी इम्पोर्टेंट जो सेक्टर हैं और उनके लिए जो बजट का आवंटन है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूरल डेवलपमेंट जो आपका ग्रामीण विकास है उस पे 1,90,406 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए इतना रुपया खर्चा हुआ है। शिक्षा जगत के लिए इतना खर्चा हुआ है। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसे 90,000 नहीं 99,859 करोड़ रुपया दिया गया है। थोड़ा सा और अधिक दे देते तो 1,00,000 करोड़ हो जाता। तो 99,859 करोड़ रुपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, यही ऑप्शन गलत था उसमें दिया हुआ था। जो 2025-26 में सब्सिडी जो सरकार खर्चा कर रही है उसमें सरकार का कुल कितना खर्चा जा रहा है, कितना रुपया सरकार का सब्सिडी में जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सब्सिडी में 4,26,216 करोड़ रुपया सरकार का जाएगा। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्कीम है जिसको सबसे अधिक हाईएस्ट एलोकेशन मिला है यूनियन बजट में, यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना के लिए सबसे अधिक 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है मनरेगा के लिए। तो जितने भी स्कीम है सरकार के, उन सभी स्कीम में से, उन सभी योजनाओं में सबसे अधिक अगर किसी योजना को बजट की तरफ से आवंटित किया गया है पैसा तो वो है मनरेगा। कितना रुपया आवंटित किया गया है, 86,000 करोड़। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछला जो वित्त वर्ष था 2024-25 का, उसमें भी 86,000 करोड़ था और इस बार भी 86,000 करोड़ है। तो बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया मनरेगा के लिए। हो सकता है कि ये एक लाइन मनरेगा को लेके लिख दिया जाए कि सबसे अधिक पैसे का आवंटन किसको किया गया, किस योजना को किया गया, मनरेगा को। और जो पिछले साल का बजट आवंटन है वही है लगभग इस साल का बजट आवंटन। ये भी बिल्कुल सही है। अगर लिख दिया कहीं 5%, 10% की बढ़ोतरी हुई है या फिर कुछ कटौती हुई है तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कितने अमाउंट रुपए, मतलब कितना पैसा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को नए स्कीम लॉन्च करने के लिए दिया गया है। तो जो भी नए स्कीम लॉन्च हुए हैं इस बजट में उनके लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं ये आपको बताना है। तो उनके लिए 41,700 करोड़ रुपए यानी कि 41,700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। केंद्र ने अपने बजट में कितना रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में राज्यों को देने का फैसला किया है, जिसमें कि वो अगले 50 साल तक बिना ब्याज के सरकार से, केंद्र सरकार से लोन ले सकते हैं राज्य सरकार, लेकिन उनको खर्चा जो है वो पूंजीगत व्यय के रूप में करना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय के रूप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, मतलब वो कहीं पुल बना रहे होंगे, संपत्ति बनाएंगे,
या तो वो पुल बनाएंगे या तो कोई इंडस्ट्री खड़ा करेंगे। वो सैलरी में या फिर कर्ज में ये पैसा नहीं खर्चा करेंगे। आप 50 साल के लिए लोन लीजिए, ब्याज मुक्त लोन लीजिए, केंद्र सरकार का कहना है राज्यों से, लेकिन वो पैसा खर्चा होना चाहिए संपत्ति बनाने में पूंजीगत व्यय के रूप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपया बजट में आवंटित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से जो रेवेन्यू डिफिसिट है, जिसको हम कहते हैं राजस्व घाटा, वो अपने जीडीपी का कुल कितना परसेंट है, तो वो 1.5% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ये 1.9% था, लगभग 2% था। तो इस बार जो राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डिफिसिट है, उसको और कम किया गया है। जो प्राइमरी डिफिसिट है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? जितना राजकोषीय घाटा है उसमें से आप उस पैसे को हटा दीजिए जो आपको ब्याज के रूप में देना है। तो जैसे मान लीजिए, सिंपल सा आपको एक चीज़ समझा देते हैं। 10,000 रुपये आपके हाथ में दिया गया, लेकिन आपके हाथ में जैसे ही घर वालों ने 10,000 रुपया दिया, 3,000 रुपये आपको अपने पिछले दोस्तों के उधार में चुकाना था। तो वो 3,000 रुपये तो आप कहीं खर्च कर नहीं पाए ना, वो तो आप पिछला जो उधार लिए थे उसमें दे दिए। तो आपके पास कितना बचा? आपके पास कितना बचा? ये 10,000 रुपये मान लीजिए हाथ में नहीं दिए। इसको थोड़ा ऐसे घुमाते हैं। आपकी आमदनी थी 30,000, लेकिन आपने खर्च किया 40,000। 10,000 रुपया आपने कहीं से ज़्यादा लेके पैसा खर्च किया, तो 10,000 रुपये का आपको घाटा ही हुआ, बचा नहीं, क्योंकि आमदनी थी 30,000, खर्चा किया आपने 40,000। इस 10,000 में 3,000 रुपये आपने चुकाया पिछले लिए हुए कर्ज का दोस्तों को, तो आपके पास अपने खर्च के लिए कितना रुपया बचा? 7,000। यही 7,000 प्राइमरी डिफिसिट है। यानी ये देश का भी वही हाल बताता है कि कुल मिला के जो आपको राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट हुआ। राजकोषीय घाटा का सिंपल मतलब है कि कुल मिला के जितनी आय थी उससे ज़्यादा आपका व्यय है, तो जो बीच का घाटा है वो आपका फिस्कल डिफिसिट है, यानी कि राजकोषीय घाटा है। वो घाटे में कितना रुपया पिछले लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में आप खर्चा कर रहे हैं, उनको पहले हटाइए। जब उनको हटाएंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि अब अपने देश के अंदर से कितना घाटा हो रहा है। क्योंकि जैसे इस केस में जो मैंने आपको समझाया, 10,000 रुपया आपका घाटा हुआ, 3,000 रुपया आपने पिछले लिए गए दोस्तों के कर्ज के ब्याज को वापस करने में लगा दिया, आपके हाथ में कितना बचा? 7,000 रुपया। तो इस 7,000 पे आपका कंट्रोल है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके घर और आपके अपने खर्चे पर खर्च हुआ है। इसको कम करेंगे, काम बन सकता है। लेकिन जो आपने मार्केट से लोन ले रखा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर तो आपको पैसा वापस करना ही करना है। तो इसीलिए प्राइमरी डिफिसिट भी निकाला जाता है। तो ये प्राइमरी डिफिसिट 0.8% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, प्राइमरी डिफिसिट 0.8% है। केंद्र सरकार का कुल मिला के लायबिलिटी कितना परसेंट है उसके जीडीपी के? यानी कि 2025-26 में केंद्र की बकाया देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 56.1% अपने जीडीपी का, यानी कि अपने देश के जीडीपी का 56.1% जो लायबिलिटी है, जो कर्ज है, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम रखा है, पिछले क्वेश्चन से लेना देना है, कि जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 56.1% यानी कि 56.1% सकल घरेलू उत्पाद का केंद्र सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसको हमें कम करके लाना है 50%। सवाल यही है कि कौन से वर्ष के मार्च तक 50% तक सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का कर्जा लेकर आएगी। तो ये है 2031 तक। यानी सिंपल 2 लाइन में बात करें, केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च 2031 तक हमारा कुल मिला के जो कर्ज होगा सरकार के ऊपर, देश के ऊपर, देश मत बोलिए, राज्य भी आ जाएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर जो कर्ज होगा टोटल, वो कुल जीडीपी का 50% होगा। बस यही कुल मिला के बात है। एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 12,76,000 करोड़, विच इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर? यानी 2025-26 में ब्याज के भुगतान पर जो व्यय है वो 12,76,338 करोड़ है। आपको बताना है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। एक आइडिया लग जाएगा। 12,76,338 करोड़ रुपया आपको भुगतान देना पड़ा ब्याज का, और कुल मिला के बजट में कितना खर्चा हुआ? 50,65,000 करोड़। उसमें आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25.2%। कभी कभी थोड़ा सा मैथ्स लगा लीजिए, आपका जो दिक्कत है या कोई डाउट है वो दूर हो जाएगा। एमएसएमईज़ को और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए, और अधिक इफ़िशिएंट बनाने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट है, यानी उसके जो निवेश और कारोबार की सीमा की जो लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? तो जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है एमएसएमई की, निवेश की लिमिट है, वो बढ़ाई गई है 2-2.5 गुना, और जो उसके
टर्नओवर की लिमिट है वो बढ़ाई गई है 2 गुना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। बजट में इस बार प्रपोज किया गया है कि जो एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 74% तक था, कि मतलब मैक्सिमम कोई कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी, पूरा सवाल देखिएगा, कोई कंपनी अपना पूरा का पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करना चाहती है तो उसको 74% से बढ़ाकर कितने तक लिमिट का एफडीआई लिमिट वो लगा सकती है, कंपनी मतलब खरीद सकती है कंपनी को। देखिए मतलब कुल मिला के बात क्या है कि कोई विदेशी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में भारत के हिस्सेदारी खरीदना चाहती है तो वो 100% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। लेकिन शर्त ये है कि हिस्सेदारी खरीदने के बाद किसी कंपनी में 100% तक का इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्रीमियम आपको मिलेगा, पैसा जब लोग भरेंगे प्रीमियम पैसा मिलेगा, वो पूरा प्रीमियम का पैसा का निवेश आपको भारत में करना है, बाहर नहीं करना है। अगर आप भारत में तैयार हैं पूरे पैसे को निवेश करने के लिए तो 100% तक कंपनी को आप टेक ओवर कर सकते हैं। कुल मिला के बात यही है, 100% इसकी लिमिट है। 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय के लिए, जो हमने ऊपर देखा कितने वर्षों के लिए, तो ये 50 सालों के लिए दिया जाएगा। जल जीवन मिशन को कौन से वर्ष तक बढ़ा दिया गया है ताकि इसके संचालन और रख रखाव पर ध्यान केंद्रित और ज़्यादा किया जा सके, तो 2028 तक अब इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये जल जीवन मिशन कब आया, और इसके बारे में 4-5 लाइन अगर आप में से कोई लिख सके तो उनके कमेंट को पिंड कर दिया जाएगा। एक दूसरे से भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग में से कोई यहाँ तक वीडियो को देख रहा है या देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल जीवन मिशन के बारे में ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट। पहला, कहाँ शुरू किया गया था, दूसरा कब शुरू किया गया था, और 1-2 लाइन उसके विशेषता के बारे में, बस इतना भी अगर आप बता दिए क्या लक्ष्य था, जैसे कब शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था और क्या लक्ष्य था, बस ये 3 लाइन लिख दीजिएगा। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अपने देश का कितना रहेगा 2025-26 के बजट में, ये रहेगा 10.1%। ये ध्यान दीजिएगा, 10.1% रहेगा। तो कुल मिला के ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट में एलोकेट किया गया इस बार रिकॉर्ड तोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इस बार रिकॉर्ड पैसा आवंटित हुआ है पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि अपने जीडीपी का 3.1% है। तो 3% हिस्सा अपने पूरी जीडीपी का किसी एक सेक्टर में एलोकेट करना बहुत बड़ी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने खर्च करने के लिए पैसे आवंटित किए हैं, और ये पैसा है 11.21 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़। और इसी के साथ बजट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा GSN करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।